बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एमडी कैट प्रिपरेशंस बिलाल हसन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी तैमूर योर फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं एमडी कैट 2025 के लिए फ़िज़िक्स का पहला एफएलपी एज़ पर आवर स्केड्यूल। जो स्केड्यूल आप लोगों के साथ कल शेयर किया गया था उसके मुताबिक आज हमारे फ़िज़िक्स के एफएलपी की क्लास है। इस क्लास के अंदर हम फिजिक्स के एम डी कैट 2025 के लिए 36 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एम डी कैट 2025 के अंदर जो टेस्ट पैटर्न है उसमें जो फिजिक्स के नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो 36 हैं। तो आज के इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम अपने 36 एमसीक्यूज को मिलकर सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल एक्टिव होकर बैठो क्लास के अंदर, सारे अपने बाकी के काम छोड़ के इस क्लास के ऊपर फोकस करो। अगर आप लोगों ने एम डी कैट 2025 देना है तो ये एफ एल पीज़ की जो आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज़ है बहुत हेल्प होगी। कल भी फिज़िक्स का इंशाल्लाह ताला हमारा 17 अक्टूबर को भी हमारी फिज़िक्स के एफ एल पी की क्लास है। 18 को केमिस्ट्री है, 19 को केमिस्ट्री है, ऑनवर्ड हमारी इंग्लिश वगैरह की लॉजिकल रीजनिंग के एफ एल पीज़ की क्लासेस हैं। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग एम डी कैट 2025 देने जा रहे हो और आप लोगों की तैयारी है या नहीं है, आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है हमारी फिजिक्स की एंड गेम। आप लोगों के लिए लेटेस्ट पैटर्न पे जो पीएमडीसी का 2025 का लेटेस्ट सिलेबस है उसके मुताबिक आप लोगों की फिजिक्स की एंड गेम को बनाया गया है, इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, जाके वीडियोस में देखो। इसी तरह आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की एंड गेम को भी अपलोड किया गया इसी चैनल में। आप लोग वीडियोस में जाओ, आप लोगों को वो भी नजर आएगी। इसके अलावा बायोलॉजी की एंड गेम भी आप लोगों के लिए अपलोडेड है, चेक करो। 15 आवर्स की बायोलॉजी की है, केमिस्ट्री की 8 आवर्स की है, फिजिक्स की 6 घंटों की है। तो ये सारी एफर्ट्स आप लोगों के एम टी कैट 2025 के लिए की हुई है। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे ये बायोलॉजी की एंड गेम, केमिस्ट्री की एंड गेम, फिजिक्स की एंड गेम को लाजमी सुनना है। अभी इस चैनल में जाओ, इस चैनल की वीडियोस में जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको बायो की नजर आ जाएगी, साथ में आपको फिजिक्स की नजर आएगी, नीचे थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो केमिस्ट्री की एंड गेम आपको नजर आ जाएगी। थंबनेल देख के आपको आइडिया हो जाएगा। तो इन वीडियोस को लाजमी देखो। मोर ओवर, आप लोगों के लिए फिजिक्स का पूरा सिलेबस भी अपलोड किया हुआ है इसी चैनल के ऊपर। यानी जो पीएमडीसी का 2025 का लेटेस्ट पैटर्न का सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके सारे लेक्चर को डिज़ाइन किया गया और इसी चैनल के ऊपर पूरा फिजिक्स का सिलेबस अपलोड है। केमिस्ट्री के काफ़ी चैप्टर अपलोडेड है, इसलिए केमिस्ट्री की पहले एंड गेम आ गई थी। उसके बाद बायोलॉजी का भी पूरा सिलेबस आप लोगों का अपलोडेड है इसी चैनल के ऊपर, जाके वो भी सुनो। तो ये तमाम लेक्चर्स आपको हाईली रिकमेंडेड है। हाँ, लास्ट डेज हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिजिक्स की एंड गेम, केमिस्ट्री की एंड गेम, बायोलॉजी की एंड गेम सुन लो, मोर देन इनफ है। और साथ ये एफ एल पी की सीरीज के अलार्म लगा लो, इनका एक पूरा कैलेंडर के ऊपर मेंशन कर लो। डेली आप लोगों के लिए 3 बजे या 4 बजे तक इंशाल्लाह ये क्लास हुआ करेगी। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब हम अपने एफ एल पी नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। हमारे पास हमारे एफ एल पी का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दैट इज, यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमें नज़र आता है हमारा, दैट इज द सम ऑफ टू फोर्सेस। इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। यानी सम ऑफ टू फोर्सेस की बात हो रही है जो कि हमारे पास 16 न्यूटन है। तो सबसे पहले क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हमारे पास ए प्लस बी, दो फोर्सेस का सम कितना है, 16 न्यूटन है। ये सबसे पहले मैंने लिख लिया। अब वो क्या कह रहा है, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 8 न्यूटन की है, तो रिजल्टेंट फोर्स को मैंने लिख लिया 8 न्यूटन है। ठीक है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स। अब ये चीज़ समझने वाली है कि हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। एक ये रिजल्टेंट की फोर्स है। अब ये रिजल्टेंट की फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। ये रिजल्टेंट की फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये रिजल्टेंट की फोर्स किस पे परपेंडिकुलर है, मिनिमम फोर्स पे। मान लो यहाँ पे मैंने एक मिनिमम फोर्स को बना लिया। ठीक है, और ये हमारे पास दो वो फोर्सेस हैं, एक ये वाली फोर्स है और दूसरी यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स है। अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास आर रिजल्टेंट की फोर्स है। ठीक है, इसको मैं क्या लेता हूँ, ये हमारे पास ए फोर्स है
और इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास बी फोर्स है। अब मुझे सिंपल सी एक ये चीज़ बताओ, क्या बी का कंपोनेंट एक्स के अलोंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? उसको मैं बोलूंगा एक्स कंपोनेंट, जो कि होगा बी कोसाइन ऑफ थीटा। क्या बी का वाई के अलोंग एक कंपोनेंट नहीं होगा, इफेक्टिव कंपोनेंट? बिल्कुल होगा। उसको मैं बोलूंगा बी साइन ऑफ थीटा। अब ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बी का आया। अब हमारे पास टारगेट क्या है, फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट हम लोगों ने करना है, अब वो कह रहा है कि आप लोगों ने निकालना क्या है, देन द फोर्सेस आर। अब वो कह रहा है ये फोर्सेस निकालो। फोर्सेस तो हमारे पास दो हैं, एक ए फोर्स है एक बी है। तो क्यों ना यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हम लोगों ने निकालना क्या है, एक ए फोर्स को निकालना है और एक हम लोगों ने बी फोर्स को निकालना है। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। इसको हम स्टार्ट करते हैं और बारी बारी अपनी तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, अब इसके सोल्यूशन को देखें। हम सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मुझे सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ ये बताओ, हमारे पास जो ये ए है, ये ए किसके इक्वल है? ए हमारे पास इक्वल है बी कोसाइन ऑफ थीटा के इक्वल। अब मुझे बताओ आर रिजल्टेंट किसके इक्वल है? ये इक्वल है बी साइन ऑफ थीटा के इक्वल। तो क्यों ना इसको इक्वेशन वन बनाओ, इसको इक्वेशन टू बनाओ। तो एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, भला कौन सा? अगर मैं दोनों साइड पे स्केलिंग एंड एडिंग करूँ, तो मैंने क्या किया, इधर भी स्केलिंग और एडिंग, लेफ्ट वाली लेफ्ट में, राइट वाली राइट में। अब इसको भी करो, बी स्केयर कोसाइन स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। एक चीज़ का ख्याल रखना है, इन दोनों को मैंने क्या किया है, इन दोनों को मैंने किया है स्केलिंग एंड एडिंग। अगर मैं इनको एडिंग एंड स्केलिंग करता तो वो ए प्लस बी का होल स्केयर ओपन हो जाना था। तो पहले स्केलिंग और फिर एडिंग किया है। अच्छा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब इसमें एक चीज़ आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर है कि सर इनमें से तो हम बी स्केयर को कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले लो। तो ये ए स्केयर प्लस आर स्केयर विल बी इक्वल टू बी स्केयर कॉमन लिया, अंदर कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर या साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, एज यू नो आइडेंटिटी वन के इक्वल होती है। ठीक है, एज वी नो कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ये किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमारे पास ए स्केयर, ये बी इधर आके क्या बन गया, माइनस बी स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। तो ये हमारे पास आर इधर आया तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का आर बन जाएगा। सो दैट विल बी माइनस आर स्केयर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे मुझे बताओ, इतनी बातें आपको तमाम क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये वाली हमारे पास पूरी कंडीशन बन चुकी हुई है कि जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ए स्केयर माइनस बी स्केयर को साइड पे कर लिया। अब मुझे एक सिंपल सी बात ये बताओ कि क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये इक्वल टू क्या है, माइनस आर। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है ये आप चेक कर सकते हो, दैट इज 8 न्यूटन। यहाँ पे पुट करो, 8 का स्केयर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 64 न्यूटन। गॉट इट? ए प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज 16। तो ये बन गया 16 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 64। तो क्या आप लोगों के पास ए माइनस बी की वैल्यू आएगी? बिल्कुल आएगी। वो कैसे आएगी, 64 डिवाइडेड बाई 16, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ 4। तो क्या हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू -4 आ गई? बिल्कुल आ गई। अब इसको आप लोग बना लो एक इक्वेशन, जैसे जिनको मैं येलो के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ। एक क्या ये इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस बी की? बिल्कुल है। क्या यहाँ पे ये एक ए माइनस बी की इक्वेशन भी बनी? बिल्कुल बनी। तो अगर दो इक्वेशंस गिवन हैं तो आप इनके क्या यहाँ पे वेरिएबल्स को निकाल सकते हो। सो सिंपल। कैसे वेरिएबल को निकालेंगे? देखो, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 16 और ये है ए माइनस बी इज इक्वल टू -4। अगर आप सिंपल सा इनको ऐड भी करो, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू दैट विल बी 12। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 6 न्यूटन। अब ये a की वैल्यू इस ऊपर वाले में ही पुट कर लो, तो ये b हमारे पास कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 16 और a की वैल्यू 6 थी, वो उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 10 न्यूटन। तो क्या हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ गई? बिल्कुल आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 6 न्यूटन आई, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। बी की वैल्यू 10 न्यूटन आई, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। यही ए और बी हम लोगों ने निकालना था ना। सो वी हैव proved a value is equal to 6 Newton and b value is equal to 10 Newton. So we will choose alpha option, that is the very right option. Alpha option is the right option. Everybody clear? कोई किसी तरह का प्रॉब्लम, कोई किसी तरह का डाउट तो नहीं है? एवरीबडी इज क्लियर? वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, ये हमारी स्क्रीन पे है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज, भाई कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मे बी।
प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात हो रही है भाई। प्रोडक्ट तो हमें पता है फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स की दुनिया के अंदर जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट तो हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। कैसे? या तो प्रोडक्ट हमारे पास होता है ए क्रॉस बी, दैट इज ए बी साइन ऑफ थीटा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ए डॉट बी करूंगा तो ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल आता है? ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब मुझे ये बताओ, डायरेक्शन इसकी एन कैप से गिवन होती है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं दो वेक्टर का प्रोडक्ट लूं तो या तो मेरे पास ये आंसर आएगा वन वाला, या मेरे पास आंसर आएगा टू वाला। तो मुझे ये बताओ, ए डॉट बी हो या ए क्रॉस बी है, इन दोनों को बोलेंगे क्या? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो क्या प्रोडक्ट में ए बी कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। इधर भी ए बी आया, इधर भी ए बी आया, तो इसका मतलब है ए बी तो आएगा ही आएगा। यानी ए बी, इन दोनों के प्रोडक्ट में ए बी तो आएगा ही आएगा, यानी ये जीरो नहीं हो सकता है। ए बी तो आएगा ही आएगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो साइन और कोसाइन की वैल्यूज होती हैं, ये दोनों फंक्शन की वैल्यूज की रेंज क्या होती है? इनकी रेंज होती है जीरो से लेके वन तक। ये जीरो से लेके वन तक अपनी वैल्यूज रखते हैं, यानी कि हमारे पास इनकी वैल्यूज कभी भी वन से एक्सीड नहीं करती। इनकी वैल्यूज -1 से 1 तक रेंज है ना, तो ये हमारे पास, यानी कि हमारे पास वन से एक्सीड नहीं करती हैं। बात करने का मकसद ये है, हमेशा वन से छोटी ही होंगी। क्योंकि देखो ना, -1 से 1 तक अगर इनकी रेंज है, तो इसका मतलब क्या है कि वन है या वन से छोटी वैल्यूज है। तो यहां पे देखो, ए बी के साथ या तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है या कोसाइन थीटा। तो साइन थीटा की भी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? वन होगी। और कोसाइन थीटा की भी वैल्यू कितनी होगी? वन। तो अगर वन वन हो तो ए डॉट बी या ए क्रॉस बी का आंसर क्या आएगा? अगर साइन थीटा और कोसाइन थीटा वन वन पुट करें तो ए डॉट बी या ए क्रॉस बी का आंसर क्या आएगा? ए बी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों में आ रहा है। लेकिन अगर इनकी वैल्यू वन वन नहीं है, वन वन नहीं है, 0.5 है, तो साथ फिर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, या स्क्वायर रूट 3/2 यानी 0.866 आ जाएगा। तो इसका मतलब है या तो इनकी वैल्यूज ए बी हो सकती हैं, वो कब होंगी? जब साइन और कोसाइन की वैल्यू वन वन होगी, या ए बी से छोटी हो सकती हैं। तो क्या हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनेगा कि या तो इनकी वैल्यूज प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की वैल्यू या तो ए बी के इक्वल आएंगी या ए बी से छोटी आएंगी। छोटी कब आएंगी? जब कॉज ऑफ 60 आ जाए, जब साइन ऑफ 30 आ जाए, तो तब इनकी वैल्यू ए बी से छोटी भी आ जाती हैं। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, एवरीबडी इज क्लियर। सारे स्टूडेंट मुझे यस और नो लिख के बताएंगे, जल्दी से मुझे आप लोग चैट बॉक्स में यस और नो लिख के बताएंगे। एवरीबडी इज क्लियर। बिल्कुल आप लोग इधर फोकस रखो, पूरा ध्यान आपके इधर होना चाहिए। एक क्वेश्चन को ऐसे करो कि उससे मिलते जुलते 100 MCQs आप लोगों के कवर हों। इज दैट क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और बड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? दैट इज इक्वल टू, ए डॉट बी इज इक्वल टू 4। यानी ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन उसने बता दी हुई है कि ए डॉट बी हमारे पास 4 है, ए डॉट सी ये है। तो आप लोगों ने निकालनी किसकी वैल्यू है? आपने ए डॉट बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो सो सिंपल। तो ए डॉट इंटू बी प्लस सी की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है ना। तो एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या बनेगा? ए डॉट बी, आगे किसका साइन है? प्लस का। तो फिर क्या बनेगा? ए डॉट सी बनेगा। तो एक काम करो ना, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ए डॉट बी कितना है? 4 है, और ए डॉट सी कितना है? 6 है। तो इनकी आंसर कितना आया? दैट इज 10। सो सिंपल, सो सिंपल। आगे चलते हैं जी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा 10। सो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। एवरीबडी क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम ऐड किए हैं मैंने, कि जैसे ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा, ये चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा। हम सबको पता है कि ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ will represent acceleration and rate of change of momentum is equal to applied force and change in momentum is equal to impulse। वो तमाम चीजें हमें पता है, हम यहाँ पे जरा क्रिस्पी से क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो देखो आगे यहाँ पे, ये भी बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको पहले देख लो कि डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो सबसे पहले तो ये बात है कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आया ना, तो वेलोसिटी में डिक्रीज है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, टाइम के लिहाज से, तो ये एक्सेलरेशन होगा। जब भी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है तो ये क्या होता है? ये एक्सेलरेशन को बताता है, तो ये एक्सेलरेशन है। लेकिन ये एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, या तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है, या ये डीसेलरेशन बन जाता है। याद रखो,
हमारे पास एक्सेलरेशन, कब एक्सेलरेशन रहता है? जब हमारे पास वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ना भी तो चेंज होता है। डीसेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी ऐसे चेंज हो कि वेलोसिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे तो डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, सो वी विल से दैट कि ये हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी डीसेलरेशन। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या बात हो रही है कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। याद रखो एक चीज आप लोगों ने फिजिक्स की दुनिया में याद रखनी है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रख लो कि जब भी एक बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप, तो इसका मतलब क्या होगा? उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली जाएगी? जीरो। जब बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा, जब बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाएगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली जाएगी। कब? when body is drop, when a body is ड्रॉप, किससे ड्रॉप की गई? फ्रॉम सर्टन हाइट, फ्रॉम सर्टन हाइट, एक हाइट से उसको ड्रॉप किया जाएगा। तो आप लोगों ने उसकी वी आई जीरो लेनी है, लेकिन मजे की बात है वी एफ कब जीरो लेंगे? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाएगा, तो तब क्या होगा? तब उसकी वी एफ फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी को जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया तो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। और जब बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया तो एक मैक्सिमम हाइट पे आके बॉडी रुक जाती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो इसलिए जब बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा वी आई जीरो लेनी है, जब बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो वी एफ जीरो लेनी है। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड विल बी, उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? कोई बात आपको समझ में आता है? कोई रिलेशन? क्या यहाँ पे डिस्टेंस का जिक्र हुआ है? अगर डिस्टेंस का जिक्र नहीं है तो ना सेकंड यूज कर सकते ना थर्ड यूज कर सकते। सो वी विल कंसर्न अबाउट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ अपना कंसर्न लगाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होता है? वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे एक बॉडी में हाइट है, तो इसलिए ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई जीरो प्लस जी टी। अब बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका हुआ है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। तो जी हमारे पास कितना हम लेंगे? 9.8, 9.8 जी की वैल्यू, और टाइम कितना है? 5 है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखो पॉइंट को ख़त्म किया तो 10 आ गया, 5 टू सा, तो हमारे पास ये क्या बना? 98/2। तो इसको सॉल्व करो। 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18। गॉट इट? 49 वेलोसिटी निकालिए तो साथ क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। सो द राइट ऑप्शन विल बी 49 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इन ई ऑप्शन। सो ई ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? यस और नो लिख के बताएं। यस और नो लिख के बताएंगे। एवरीबडी इज क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमें मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि at what angle at what angle of projection of a projectile the range becomes half of its maximum। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो जो कुछ कह रहा है वैसे एक सिनेरियो बना दो चुप करके। अब वो पूछ क्या रहा है? सिंपल सी बात है, पहले मुझे ये बताओ वो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है एट व्हाट एंगल, तो इसका मतलब है थीटा, कहीं ना कहीं पे हमने थीटा निकालना होगा। ये नहीं वेलोसिटी नहीं निकालनी, हमने कहीं पे कोई रेंज नहीं निकालनी, हमने क्या निकालना? थीटा निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं, भाई थीटा को याद रखना है, ये एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। चलें जी, इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि एट व्हाट एंगल द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द रेंज। अब इसको मैं हाईलाइट करूंगा, इसको ध्यान से देखो। द रेंज क्या कह रहा है? द रेंज बिकम्स, रेंज बन जाती है क्या? हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो रेंज को वो क्या बना रहा है? हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। अब लोग रेंज क्या होती है कहीं पे, यानी वो ये तो कह रहा है ना कि रेंज क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी हाफ किसका? मैक्सिमम का। यानी जो रेंज मैक्सिमम है ना उसका हाफ बन जाएगी। तो जब ये कंडीशन बनेगी ना, इस कंडीशन पे आप लोगों ने वो एंगल बताना है कि किस एंगल पे ये कंडीशन बनेगी। दोबारा समझो, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो आपसे जनाब ये कह रहा है, एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि भाई आप वो एंगल बताओ जिस एंगल पे हमारी सादा सी रेंज, सिंपल सी रेंज, जो रेंज एट एनी गिवन एंगल होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर। ये हमारी आर रेंज बन जाती है इक्वल किसके? इक्वल मैक्सिमम के हाफ के।
तो आप बोलोगे रेंज क्या है, यहाँ पे फार्मूलाज तो हमें याद होने चाहिए बिल्कुल। तो क्यों ना ये दो तगड़े से फार्मूलाज आप याद रख लो, आप लोगों को आते भी होंगे। अब ये दो फार्मूलाज हमारे पास क्या हैं, एक रेंज का फार्मूला है दैट इज VI² साइन 2 थीटा अपॉन में जी। क्या ये फॉर्मूले का पता है? बिल्कुल पता है सर जी, ये रेंज तो पढ़ पढ़ के थके होंगे। और एक आप लोगों को रेंज मैक्सिमम, वैसे सोचने वाली बात है, रेंज कब मैक्सिमम होगी? 45 पे। आप सबको पता ही है कि रेंज मैक्सिमम किस पे होती है, वो होती है 45 पे। क्योंकि साइन ऑफ 2 into 45 करेंगे तो 2 into 45 विल बिकम 90 ना, तो साइन ऑफ 90 विल बी 1। तो आर मैक्सिमम हमारे पास कितनी हो जाएगी? आर मैक्सिमम में ये तो साइन ऑफ 90 बन के 1 हो गया, पीछे क्या बचा? दैट इज VI² अपॉन में जी। अब मैं करूंगा क्या, मैं इस अपनी पहली इक्वेशन में ना ये वैल्यूज को पुट करूंगा। देखो आर की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, आर की जगह पे तो मैं ये वैल्यू पूरी पुट की, VI² साइन 2 थीटा अपॉन में जी इज इक्वल टू हाफ का हाफ मैंने लिख लिया। और आगे चलें जी, आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम ये अभी निकाला है VI² अपॉन में जी। एक चीज बताओ, ये VI² से कैंसिल हो गया, ये डिवाइड हो रहा है उधर चल के मल्टीप्लाई होके ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारे पास बचेगा साइन ऑफ 2 थीटा और इधर बचेगा 1/2। क्या यही हमारे पास अभी तक बचा? तो यहां से आप लोगों ने एंगल निकालना है। तो सबसे पहले काम करो, 2 थीटा को इधर ही रहने दो, तो साइन उधर चल के इनवर्स हो गया, तो ये बन गया साइन इनवर्स 1/2। मुझे बताओ साइन की किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है? यू नो एवरीवन के 30 डिग्रीज पे होती है। 30 को पाई/3 रेडियन भी लिखा जाता है, ऐसे ही है। पाई/6 भी लिखा जाता है, पाई/6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री ना। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 30 डिग्री बन गया, जिसको हम पाई/6 भी कहते हैं। लेकिन हमने तो एंगल निकालना है थीटा, तो थीटा कितना हो गया, 2 उधर चल के डिवाइड हुआ तो 15 डिग्री। सो द फाइनल आंसर विल बिकम 15 डिग्री। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकला, जो थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, दैट इज 15 डिग्री। सो वी विल मार्क 15 डिग्री एज अ करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में गिवन है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर? यस और नो लिख के आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बताना है। एवरीबडी इज क्लियर? ओके जी, उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज नीडेड टू लिफ्ट द हुक ऑफ ए क्रेन एट अ स्टेडी वेलोसिटी। फोर्स हमारे पास वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 1000 न्यूटन। आगे कह रहा है द क्रेन इज देन लिफ्ट टू अ लोड ऑफ मैस 1000 kg। तो यहाँ पे एट अ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, अब यहाँ पे मैस को लिख लेते हैं सबसे पहले। मैस हमारे पास 1000 kg है, तो हमारे पास वेट की फोर्स कितनी बनेगी वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट विल बी mg ना, तो वेट की फोर्स कितनी बनेगी, 1000 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू हम 10 ले लें, तो वेट हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 10,000 न्यूटन। तो ये हमारे पास वेट की फोर्स आ गई। और एक नॉर्मल फोर्स हमारे पास कितनी थी, 1000 थी। अच्छा जी, अब हमारे पास कह रहा है वेलोसिटी भी इतनी है, चलो जी वेलोसिटी भी लिख लो। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.50 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा है हाउ मच द पावर डिवेल्प, हाउ मच पावर, पावर पूछ रहा, तो यहाँ पे बड़ा सा करके लिख लो कि पावर वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, बाय द मोटर टू लिफ्ट अप द क्रेन एंड द हुक। ओके जी, क्या पावर का कोई रिलेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि जहाँ पे फोर्सेस का जिक्र हो, कहीं पे कुछ ऐसा हिसाब किताब हो? तो बिल्कुल हमें पता है ना कि पावर हमारे पास सिंपल सा होता है वर्क अपॉन टाइम। लेकिन वर्क की जगह पे आप लिख सकते हो F.S अपॉन में टाइम। और आप लोग सब जानते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो पावर बनेगी वो पावर हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगी, पावर विल बी जो S अपॉन टाइम है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन जाएगा। तो क्या मैं इसको F.V लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, ये F.V, अब मैंने इसको V क्यों बनाया, क्योंकि भाई आपको वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है। अगर तो डिस्प्लेसमेंट गिवन होता ना, तो फिर हमने इसको ऐसे ही रहने देता, ना टाइम गिवन है ना डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हमने वेलोसिटी बना लिया। तो ये कन्वर्जन की जाती हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस, ये फार्मूला को चेंज किया जाता है, यही तो वेरिएशंस आप लोगों को सिखाने आया हूँ। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो। अब पावर P इज इक्वल टू, अब फोर्स टोटल बताओ ना, टोटल एक 1000 न्यूटन है और ये 10,000 है, तो टोटल फोर्स की हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी 11,000। इज दैट क्लियर? क्या फोर्स टोटल 11,000 होगी ना, एक 1000 और एक 10,000। तो यहाँ पे हमने 11,000 अपनी फोर्स को पुट किया,
और आगे v हमारे पास कितना था, 0.50। जब मैंने इसका पॉइंट को रिमूव किया तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट के साथ दो जीरो आ गई। ये दो जीरो मैंने दो जीरो से कैंसिल कर दी, तो हमारे पास जो पावर की वैल्यू आई वो आई 110, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई बाई 50, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये हमारे पास 110 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 000, और ये 505155, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5500 आ जाएगा। ऐसे ही है, तो पावर की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 5500। सारी ऐसा यूनिट है तो वॉट आएगा, बट वॉट में तो हमारे पास आंसर ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको क्या मैं 5.5, अगर यहाँ पे पॉइंट एंड पे था ना, तो 1 2 3, अगर इसको मैं 3 पॉइंट पे लेके आता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 10 3 आएगा, साथ वॉट बिल्कुल आएगा। तो 5.5 इंटू 10 3 वॉट आया। अब 10 3 को हटाओ, 10 3 को हटाओ तो 5.5 तो एज इट इज है, और 10 3 की जगह पे किलो, क्योंकि 10 3 कौन सी प्रीफिक्स होती है, किलो की, और साथ वॉट आ गया। तो राइट आंसर विल बी 5.5 किलो वॉट। दैट इज इन बीटा ऑप्शन, सो बीटा ऑप्शन इज द वेरी राइट ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर, यस और नो लिख के मुझे बताएं, क्या तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं? अच्छा जी, उसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एन एलिवेटर मोटर प्रोड्यूसेस 3000 वॉट पावर, द स्पीड ऑफ विच इट कैन लिफ्ट, स्पीड पूछी जा रही है, यानी स्पीड v पूछी जा रही है, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और पावर हमारे पास कितनी है, दैट इज 3000 वॉट, बिल्कुल ऐसे यूनिट है। उसके बाद हमारे पास लिफ्ट अ लोड ऑफ मैस, हमारे पास कितना, 1000 kg। एक चीज मेरी बात याद रखो, फिजिक्स के अंदर मैथ्स का ऐसा यूनिट केजी होता है और केमिस्ट्री में ग्राम होता है। डिपेंड करता है कि आप केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व कर रहे हो या फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व कर रहे हो। तो फिजिक्स में क्योंकि बल्कि ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता है, इसलिए मैथ्स का ऐसा यूनिट केजी होता है। तो भाई देखो, आप लोगों ने वेलोसिटी निकालनी है, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। पावर क्या होती है, एफ डॉट वी होती है, एफ डॉट वी होती है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने निकालनी क्या है, इस वेलोसिटी को निकालना है। और आपके पास एक लोड इतना है, तो आप लोग यहाँ से वेट की फोर्स निकाल सकते हो, दैट विल बी ऑब्वियसली 10,000, अभी निकाला था। तो ये हमारे पास इतनी फोर्स आ गई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर ना? तो v की वैल्यू कितनी आ गई, p अपॉन में f, ऐसा ही है। यहाँ पे f की जगह पे भी mg पुट कर सकते थे। ओके जी, पावर हमारे पास कितनी है, 3000, डिवाइडेड बाई फोर्स हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाई ये 10,000, 10, तो ये 10,000 टोटल बन गई। तो ये हमारे पास तीन जीरो तीन जीरो से कैंसिल हो गई, तो हमारे पास स्पीड आ गई 3/10। अब 3/10 का मतलब क्या होता है, 0.3, और ऐसे यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। एवरीबडी इज क्लियर? सो कहीं पे लिखा हुआ है 0.3 मीटर पर सेकंड, कहीं पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है बीटा ऑप्शन के अंदर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, क्योंकि हमने जी की वैल्यू को 10 लिया था, अगर 9.8 ले तो एग्जैक्ट आएगा 0.306 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर? जब लंबी लंबी आप लोगों के पास मल्टीप्लीकेशंस कैलकुलेशंस हैं, तो जस्ट टेक जी वैल्यू इज इक्वल टू 10। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दैट इज अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है इन विद इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी। एक बॉडी मूव करती है, स्टार्ट करती है, उसकी कहीं ना कहीं पे इनिशियल एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। आफ्टर टी टाइम विच इज 6 सेकेंड, द एंगुलर वेलोसिटी इज 27 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल मेड बाय बॉडी वेयर लीनियर वेलोसिटी इज 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैं ना सिर्फ दो चीज़ों के साथ कंसर्न होता हूँ, कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन है, उसमें मैं दो चीज़ों के साथ कंसर्न होता हूँ। क्या आपका भी यही कंसर्न होना चाहिए कि आप लोगों को गिवन क्या है, आप लोगों को गिवन क्या है, आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है। और ये दो चीज़ें पता चल गई, गिवन क्या, फाइंड आउट क्या, और अब इन दोनों के बीच में कोई हमने ढूंढना होता है रिलेशन, कि कोई ऐसा रिलेशन हो जहाँ पे गिवन और फाइंड आउट वाले में कोई रिलेशन हो। अब देखो ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे देखो गिवन क्या कुछ है। गिवन हमारे पास है एक एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा, लेकिन उसने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं किया है, तो हम इसको एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी ले लेंगे 27 रेडियन पर सेकेंड, बिल्कुल ऐसा ही में है। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी खुद बोल रहा है, खुद बोल रहा है 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड में करूंगा? नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने अपने आंसर को भी देख लिया ना कि सब सेंटीमीटर में थे। सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट सेंटीमीटर पर सेकंड इनटू मीटर पर सेकंड। सो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? v की। तो इसको हम लिख लेते हैं कि v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? निकालना क्या, व्हाट इज द रेडियस? रेडियस निकालना है तो आर लिख लो, आर निकालना है। कोई ऐसा रिलेशन, अब देखो खुद पूरा फील आया। गिवन क्या है लिख लिया, अब फाइंड आउट क्या करना है, इधर राइट साइड पे लिखते हैं। फाइंड आउट क्या करना है? रेडियस। तो मुझे ये बताओ, क्या कोई ऐसा रिलेशन माइंड में आ रहा है कि ये गिवन वी और आर, वी और ओमेगा गिवन हो, आर फाइंड आउट करना हो, कोई रिलेशन में आ रहा है? यस, माइंड में एक आ रहा है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये पूरा रिलेशन माइंड में आया, यहाँ से आर को साइड पे कर लो। आर विल बी वी अपॉन में ओमेगा, वी अपॉन में ओमेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लो। तो ये हमारे पास बन जाएगा आर इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है 81, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 27। एज यू नो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है, जरा कर लेते हैं एक दफ़ा। 27 3 ज़ा 3 7 21 टेकन 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8। यस बिल्कुल। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 और साथ में सेंटीमीटर आएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट? राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन दैट वी हैव सिलेक्टेड। एवरीबडी इज क्लियर? क्या मजा आ रहा है आप लोगों को साथ साथ क्वेश्चन करने का? ऐसे मिलके करते जाएंगे इंशाल्लाह ये सारी चीजें आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएंगी। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या सिनेरियो बना हुआ है, जरा इसको हम देख लेते हैं। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हील स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। अब व्हील की बात हो रही है, स्टार्ट रोटेटिंग रेस्ट से है, तो अब तो मैं पक्की इसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ही लूंगा, ओमेगा आई, विद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा हमारे पास कितना आ गया? 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद टिल इट्स एंगुलर स्पीड बिकम्स, अब ये जो एंगुलर स्पीड बनी है ना, ये ओमेगा एफ फाइनल वाली होगी, इनिशियल वाली तो जीरो क्योंकि रेस्ट पे था। वो कितनी बनी? वो बनी 6 रेडियन पर सेकंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट किया रोटेट करना, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। अल्फा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6 रेडियन पर सेकंड। कह रहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? थीटा ऑफ द व्हील विल बी इक्वल टू। तो मुझे बताओ थीटा निकालना है ना, तो क्या कोई ऐसा रिलेशन माइंड में आ रहा है? क्या कोई ऐसा रिलेशन आ रहा है ओमेगा आई ओमेगा एफ हो, थीटा भी हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? क्या हम फर्स्ट इक्वेशन को लगा सकते हैं? उसमें जो टाइम है, टाइम तो गिवन नहीं है। सेकंड को लगा सकते हैं, जैसे वी एफ इज इक्वल टू वी आई यानी ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो टी आगे फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते, यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो टी आगे नहीं लगा सकते। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? दैट इज एस यानी थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। टी आ गया, ये भी नहीं लगा सकते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? दैट इज 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। क्या लगा सकते हैं? यस, यही तो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये वाली? क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी जो गिवन चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे इसी को हम मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। तो मज़ीद इसी को एक्सटेंड करेंगे तो देखो हम लोगों ने निकालना थीटा है, तो थीटा को सबसे पहले साइड पे कर लो। ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2 अल्फा। अब वैल्यूज को पुट कर लो। ओमेगा एफ कितना है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा कितना है 2 है। तो भैया थीटा आपके पास कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास टोटल कितना बन गया? दैट विल बी 4 9 जा 36, और साथ में क्या आएगा? रेडियन, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाला है? हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला है जिसका यूनिट रेडियन होता है, एसआई यूनिट। सारी वैल्यूज एसआई है ना, चेक कर लो। एक्सेलरेशन भी एसआई में है, वेलोसिटी भी एसआई, तो क्यों नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एसआई में निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एसआई में निकला विच इज 9 रेडियन। सो वी विल चूज अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर? यहाँ पे तमाम चीजें आपको क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भाई वो हमसे कह रहा है कि एज बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक ये प्रेशर का सम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे रो जी एच की डायमेंशन किसके इक्वल है? तो भाई हम एक काम करते हैं, ये जो रो जी एच है, रो जी एच उसकी भी डायमेंशन निकाल लेते हैं, और यहाँ पे बाकियों को भी डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो रो जी एच में रो क्या है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और आगे जी हमारे पास
एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ऐसे ही है, इसको हम एक्सेलरेशन के तौर पे ले लेते हैं। और ये हाइट हमारे पास लेंथ में होती है, आपको पता ही है। तो भाई ये काम करो ना, मैस की क्या आ गई, कैपिटल एम। ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम एल माइनस क्यूब, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस क्यूब हो जाएगा, इसको इधर लिख लो। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन की क्या होती है, एल टी माइनस टू, इतना तो पता ही होगा। हाइट भी एक लेंथ ही होती है, तो इसकी एल आ गई। तो हमारे पास रो जी एच की शाबाश, अब मुझे बताओ क्या डायमेंशन बनी, एम का एम आ गया। उसके बाद एल हमारे पास कितना बनेगा, ये एल वन और एल वन, एल टू बना। एल टू को माइनस थ्री में से माइनस करेंगे तो माइनस वन बनेगा ना, और साथ में टी माइनस टू आ गया। क्या ये रो जी एच की आई, बहुत सिंपल सी। ओके। अब यहाँ पे वर्क बताओ, वर्क क्या होता है। वर्क हमारे पास होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। तो यहाँ पे फोर्स की एम ए होती है ना, तो ए की एल टी माइनस टू, और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का एक एल और आ जाएगा, तो वर्क की क्या बनी, एम एल स्केयर टी माइनस टू। तो क्या वर्क होगा, नहीं होगा। अब आ जाओ प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की क्या होगी, फोर्स होता है एम ए के इक्वल, तो एम की एम, ए की एल टी माइनस टू आ गई। और उसके बाद ए एरिया है, एरिया में दो लेंथ आ जाती हैं, तो एल स्केयर आ गया। तो अब देखो एक लेंथ लेंथ से कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगी तो एल माइनस वन होगी। तो प्रेशर की क्या होगी, एम का एम, ये एल वन एल टू से कैंसिल हो, एक एल नीचे बचा, ये ऊपर गया तो क्या बन गया, एम एल माइनस वन, और साथ में टी माइनस टू एज इट इज है। तो ये तो बात हमारी बन गई। यहाँ पे रो जी एच की भी एम एल माइनस वन टी माइनस टू निकली, और हमारे पास प्रेशर की भी एम एल माइनस वन टी माइनस टू निकली। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बोथ ए एंड बी ए वाला तो हिसाब ही नहीं है। सो प्रेशर विल बी द राइट ऑप्शन। जो रो जी एच की डायमेंशन है वही किसकी होगी, प्रेशर की होगी। एवरीबडी इज क्लियर। ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बात हो रही है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ टू एंड्स ऑफ ए पाइप इन द रेशियो ऑफ टू रेशियो थ्री, देन द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट टू एंड इज द रेशियो ऑफ। एक चीज यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इस क्वेश्चन में ये एक एडिशन होना चाहिए था, कि हमारे पास ना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, वो होती है ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। लेकिन ये कब होती है, जब डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट होती है। ये कब लगती है, जब हमारे पास डेंसिटी कांस्टेंट होती है। और मुझे ये बताओ कि डेंसिटी कांस्टेंट किस फ्लूइड की होती है। दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक आइडियल होता है और एक नॉन आइडियल, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। तो मुझे बताओ इसमें किसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो वो आइडियल है। आइडियल की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, नॉन आइडियल के लिए ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये आइडियल केस के लिए है। तो यहाँ पे होना चाहिए था कि आइडियलिटी का केस है। तो यहाँ पे ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू है। यहाँ पे एरिया की तो बात नहीं हुई, यहाँ पे तो रेडियाई की बात हो रही है, और फिर स्पीड पूछी जा रही है, स्पीड ऑफ टू एंड्स, यानी हमसे स्पीड पूछी जा रही है वी वन अपॉन वी टू इन द रेशियो ऑफ, रेशियो में पूछी गई है ना, खुद देख लो। स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट टू एंड्स इन द रेशियो ऑफ, स्पीड रेशियो में पूछी गई है। अब हम इसी को बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक ही जगह पे मैं लिख लूंगा पाई आर वन का स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ना। तो यहाँ पे पाई का तो पाई आएगा, पाई वन थोड़ी आएगा, पाई तो कांस्टेंट है 3.14625। और आगे आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरा एरिया हमारे पास क्या आ गया, और साथ में वी वन भी तो आएगा, साथ में ये हमने ए एरिया पाई आर वन स्क्वायर और साथ में वी वन आ गया, इज इक्वल टू ए टू की जगह पे पाई आर टू का स्क्वायर और साथ वी टू आ गया। तो ये कंडीशन समझ में आई आप लोगों को। अब देखो पाई पाई से कैंसिल हो गया। अब आर वन स्क्वायर वी वन इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर वी टू, निकालना क्या है, वी वन अपॉन में वी टू निकालना है। तो वी टू इधर आया तो आर वन उसके नीचे चला जाएगा, आर टू अपॉन में आर वन, दोनों पे स्क्वायर है तो मिला के लिख लेते हैं। तो भाई ये पूरा रिलेशन हमारे पास बना। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो। तो देखो वी वन अपॉन में वी टू विल बी, ऊपर आर टू आएगा तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आर वन रेशो आर टू लिखा हुआ है। तो आर टू की वैल्यू कितनी है, थ्री, और आर वन की वैल्यू कितनी है, टू, और ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ये वी वन अपॉन में वी टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9/4। सो हमारे पास राइट आंसर क्या आया, दैट इज 9/4, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर, एवरीबडी इज क्लियर कि सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एट स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स हैं, एट स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स हैं, वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास
और सेम mass एंड रेडियस आर फॉलिंग डाउन, यानी हमारे पास टोटल कितने रेन ड्रॉप्स हैं, 8 हैं, वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब हमारे पास हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद, अच्छा उनकी वेलोसिटी भी उसने बता दी है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है कि उन सब की हमारे पास जो टर्मिनल स्पीड है ना, सबकी इनिशियल जो, या सबकी एक टर्मिनल स्पीड है, इसको स्मॉल वी कह लो। ये स्मॉल वी कितनी है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक अच्छी बात यह है कि आपको जो भी फाइंड आउट करना होगा उसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। इफ दे कोलैप्स टू ईच अदर एंड फॉर्म अ बिग ड्रॉपलेट, यानी हुआ क्या, कहीं ना कहीं पे हमारे पास 8 ड्रॉपलेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहे थे जनाब, ये नीचे की तरफ ऐसे डायरेक्शन में थे। थोड़ी देर के बाद इन्होंने एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना लिया। अब वो कह रहा है जब ये मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाएंगे तो इस बड़े ड्रॉपलेट की मुझे वेलोसिटी बताओ, इस बड़े ड्रॉपलेट की वेलोसिटी बताओ। और ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट थे इनकी जो वेलोसिटी थी वो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी, इसको मैंने स्मॉल वी किया। और अब हम बड़ा वी एक निकालते हैं, ये इसको बड़ा छोटा वी क्या लिखना है, इसको वी डैश कह लो, इसको वी डैश कह लेते हो। कि हमने अब क्या निकालना है, हमने वी डैश को निकालना है, जो न्यू वेलोसिटी है उसको निकालना है, क्योंकि कैपिटल वी तो वॉल्यूम को शो करेगा, स्मॉल वी वेलोसिटी को, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ। एक वी गिवन था 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, अब हमने ये न्यू वेलोसिटी को निकालना है। तो भाई याद रखो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि अगर एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हों और उनकी वेलोसिटी निकालनी पड़े, अगर एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट हों और उनकी वेलोसिटी निकालना पड़े, तो दैट इज वी एन इज इक्वल टू n2/3 एंड वी इनिशियल, इसको वी इनिशियल कह लो, वी इनिशियल, ठीक है, वी इनिशियल। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास एक रिलेशन होता है अगर हमने एन नंबर ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोग कर लो, निकालो, सो सिंपल। अब जैसे वी एन, वी हमारे पास क्या है, कितनों का निकालना है, 8 का, इज इक्वल टू एन की जगह पे हमारे पास कितना आ गया, 8, और आगे हमारे पास 2/3, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, v इज इक्वल टू, इस क्या 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बात बनेगी नहीं ना, और बाहर 2/3 एज इट इज, और मल्टीप्लाई बाई 6 भी एज इट इज। मेरी बात समझ में आई? अच्छा जी, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास बचा 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 बची, दैट इज 4, 4 इंटू 6 कितना होता है, 24। सो द राइट आंसर विल बी 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये हमें कहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज इन सी ऑप्शन, सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज वेरी राइट ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर? क्या यहां तक तमाम बातें आप लोगों को क्लियर हुई? ओके जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो भाई याद रखो, जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड में, ये जो साउंड है ना, इस साउंड को गुजरने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम। अब वो मीडियम या तो एयर हो सकती है, गैसेस, या वो लिक्विड है, या वो सॉलिड है। आपको पता है जो स्पीड ऑफ साउंड है, सॉलिड में फास्टेस्ट मूव करती है, फिर एयर, फिर लिक्विड्स। तो भाई ये एक मीडियम होना चाहिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं होता है, जब मीडियम नहीं है तो स्पीड ऑफ साउंड होगी, नहीं होगी तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो सोचने वाली बात ही नहीं है, हमें परेशान कर रहे थे। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं जी, आगे। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि सीवी की वैल्यू ये है, सीपी निकालो। आपको एक मेयर्स रिलेशन का पता होगा, एक मेयर्स रिलेशन का आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेयर्स रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा। इस रिलेशन के मुताबिक आप लोगों को निकालना क्या है, सीपी। तो मैं इधर ही सीपी को साइड पे कर लेता हूँ। तो ये आर प्लस सी वी बना, बिल्कुल बना। तो भैया यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सीपी विल बी इक्वल टू, आर का आर आ गया, प्लस सीवी की जगह पे ये पूरी वैल्यू उठा के पुट कर दो। पूरी वैल्यू कितनी है, 5/2, और साथ में आर आ गया। ऐसे ना सही प्रॉपर वो फील नहीं आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखा करो, 5r डिवाइडेड बाई 2। अब देखो एक प्रॉपर, अब एलसीएम लेने का भी दिल कर रहा है। अब एलसीएम आ गया 2,
तो ये बना 2r+5r। तो शाबाश, मुझे बताओ मेरे भाई मेरी बहना, मुझे बताओ अब ऊपर की दुनिया में क्या बना। 2r+5r बन गया 7r, और नीचे बना 2। तो ये हमारे पास टोटल क्या बना, 7r/2। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 7/2 × R। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर, एवरीबडी इज क्लियर। आगे मूव करते हैं जी, आगे मूव करते हैं, आगे चलें। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट विच टेम्परेचर, आप एक उसको लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर के मुताबिक करोगे अपना फॉर्मूला जो बुक पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पास एजुकेशन सिस्टम पे और पास एमडी कैट प्रिपरेशन चैनल पे आप लोगों को मिलेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट शॉर्ट ट्रिक्स, इट्स ऑल अबाउट शॉर्ट ट्रिक्स। आपका एंट्री टेस्ट में, क्या एंट्री टेस्ट आप लोगों की नॉलेज का जजमेंट होती है, क्या आपका नॉलेज चेक किया जाता है, मुझे बताओ। क्या कोई भी एंट्री टेस्ट आप लोगों का लिया जाता है, क्या उसमें आप लोगों का नॉलेज ये चेक होता है? सिर्फ यही चेक नहीं होता, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स चेक होते हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट ही चेक नहीं होते, ये तो 1% भी आप लोगों के वो नहीं देख रहे। भाई अगर उन्हें नॉलेज कॉन्सेप्ट ही देखना है ना, तो क्यों ना वो आपके बोर्ड के पेपर ही कॉन्सेप्चुअल बना लें, और बोर्ड के पेपर के बेस के ऊपर आप लोगों का यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए। हाँ, अब कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि एंट्री टेस्ट में तो कुछ और ही वो आप लोगों का देख रहे होते हैं कि आप बच्चे थोड़े टाइम में, लिमिटेड टाइम के अंदर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो, बाय कंट्रोलिंग योर सेल्फ, योर नर्व्स, योर इमोशंस, योर टाइम। आप अपने टाइम को, अपनी इमोशंस को, अपने नर्व्स को, अपनी तमाम चीज़ों को कंट्रोल में रखते हुए आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, with the help of short tricks, with the help of knowledge, with the help of concept. So it's not all about knowledge and concept. Anti-test is not the game of knowledge and concepts. It's all about your short tricks, your time management, your nerves, your emotions, how you control your emotions, how you control your time in that particular limited time. उस limited time में आप अपना time कैसे control कर रहे हो? तो it's all about शॉर्ट ट्रिक्स, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो मेरी बात समझ में आई है? तो अब यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए कि एट विच टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 2 टाइम इट्स स्पीड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वो दूसरा टेम्परेचर पूछा गया। एक इनिशियल टेम्परेचर गिवन है विच इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में लेना, जल्दी से इसमें 273 ऐड करो और इसको बना दो 283 केल्विन। वॉट इट, केल्विन खुश हो जाएगा, उसकी रूह खुश हो जाएगी कि चलो केल्विन में लिख लिया। अब फाइनल टेम्परेचर को हम लोगों ने निकालना है। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि ये जो फाइनल टेम्परेचर है ना, ये n² इंटू इनिशियल टेम्परेचर के इक्वल होता है। अब ये तो समझ में आ रहा है कि एट विच टेम्परेचर मतलब वो फाइनल टेम्परेचर, वो TF ही निकालना है। लेकिन ये n किस चीज़ का नाम है भाई? n है कि कितने टाइम्स, 2 टाइम्स हुआ है तो 2 का स्केयर आ जाएगा। 3 टाइम होता, 4 टाइम होता, उतना स्केयर आ जाना था। इनिशियल टेम्परेचर कितना, 283। तो भैया आप लोग करो 2 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई बाई 283, 1132 बनता है, मुझे श्योर नहीं है, ज़रा इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 2 1 टेकन, 4 3 8 4 ज़ा 32, 1 3। तो ये हमारे पास टेकन 3 4 2 ज़ा 8 और 3 11, यस। तो फाइनल टेम्परेचर आया 1132। केल्विन लिखना है क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में लिया हुआ था, तो फाइनल भी किस में निकलेगा, केल्विन में ही निकलेगा। तो क्या 1132 वाला हमारे पास केल्विन वाला ऑप्शन मौजूद है? यस, 1132 केल्विन वाला भी गिवन है और डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी। तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए, क्योंकि भाई टेम्परेचर आपने केल्विन में किया था ना, और करना ही केल्विन में होता है। कैसे, क्यों केल्विन में किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो ना, डिग्री सेंटीग्रेड भी नजर आया, यहाँ पे डिग्री आया, यहाँ पे केल्विन केल्विन। तो अब ये या तो सारे ही डिग्री में होते तो फिर मैं इसको डिग्री में रहने देता, लेकिन अब दो केल्विन में आ गए थे ना, तो इसलिए मैंने इसको केल्विन में किया था। सो एवरीबडी इज क्लियर कि राइट आंसर विल बी 1132 केल्विन। 1132, इसको दोबारा देख लो। एट विच टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 2 टाइम ऑफ इट्स स्पीड। तो एट विच टेम्परेचर यानी वो फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। फाइनल टेम्परेचर होता है n² टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर को केल्विन में करना है, और जितने टाइम्स बोलोगे ना, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, आगे अगले टाइम आप बोलो, तो वो उतने टाइम वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन भी एक शरारती सा क्वेश्चन उसने पूछ लिया, शरारती सा क्वेश्चन। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पहले बता दूं आप लोगों को,
ये जो कूलम्स था ना, कूलम्स, इसने क्या बताया, इसने बोला था दो चार्जेस हैं। अब ये चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमने बोला नहीं दोनों पॉजिटिव। चलो ठीक है, हमने बोला नहीं दोनों नेगेटिव। ऐसे कर लो, पहले वाला पॉजिटिव था, अब पहले वाला नेगेटिव कर लो पॉजिटिव, भाई किसी भी तरीके से सिनेरियो बना लो। इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स होगी, बिल्कुल ठीक है जी। इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी, इनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स होगी, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अब इस कूलम ने बोला था ये जो अट्रैक्टिव रिपल्सिव या अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ये जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होती है ना, ये इन दोनों चार्जेस के बीच में जो ये स्ट्रेट लाइन होती है, जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही होती है, ये जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है ना, ये इस लाइन के अलोंग लगती है। दोबारा सुनो, दोबारा ध्यान से, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, ध्यान से सुनो। कूलम्स ने बोला था दो चार्जेस के बीच में कोई भी फोर्स है, चलो मैं पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं बनाता, अब एक मेरी बात मानो। दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी अगर ये ऑपोजिट है, अगर इनके बीच में रिपल्सिव है तो ये सेम चार्जेस हैं। तो कूलम ने बोला था इन दोनों चार्जेस के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है ना, ये इन दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है, ये इनको मिलाने वाली लाइन है ना, तो कूलम फोर्स जो होती है ना, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, ये कूलम फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान में इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगती है। यानी ये लाइन इस तरह है तो कूलम फोर्स भी इसी तरह लगती है, इसके अलोंग लगती है। क्या इसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स अमल करेगी, नहीं एक्ट करेगी। तो उससे बोला हुआ है दो चार्जेस हैं क्यू वन और क्यू टू, और उनको स्ट्रेट लाइन में प्लेस किया गया, जैसे ये है एक क्यू वन चार्ज है एक क्यू टू चार्ज है। कह रहा है कि ए बी द कूलम फोर्स परपेंडिकुलर, तो भाई परपेंडिकुलर तो कूलम फोर्स एक्ट ही नहीं करती। कूलम फोर्स कैसे एक्ट करती है, दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के साथ साथ चलती है। तो भाई कूलम फोर्स को इस लाइन के साथ बहुत ज्यादा अफेक्शन है, ये इसके बगैर नहीं रह सकते, इसका गुजारा ही नहीं है। तो भाई जैसे जैसे ये लाइन जिधर जिधर जाएगी उधर उधर ये कूलम फोर्स जाएगी, तो कूलम फोर्स साथ साथ, कूलम फोर्स के साथ हमेशा जिंदगी भर का, जैसे पास एजुकेशन सिस्टम को और आपका हमेशा हमारा साथ है, हमेशा हमेशा साथ हमारा उम्र भर का, बिल्कुल। आप लोगों को सारी चीज़ें हम बताएंगे एमडी कैट तक, एमडी कैट के बाद की भी आपको बताएंगे यूनिवर्सिटीज़ में कैसे आप लोगों ने रहना है। तो ऐसे अपने बच्चों को थोड़ी ना छोड़ देंगे, आप लोगों की पूरी कैरियर काउंसलिंग करते रहेंगे। तो ऐसे कूलम फोर्स है, तो ये बात मैंने याद रखनी है। कूलम फोर्स दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के बिल्कुल साथ साथ दौड़ती है। मान लो ये कूलम फोर्स है, एक बंदा, और ये लाइन है, ये दोनों भाग रहे हैं, इधर को ये लाइन जा रही है तो कूलम फोर्स इसके साथ साथ एक्ट करेगी, इस लाइन के अलोंग लगती है, इस लाइन के अलोंग। गॉट इट। तो भाई परपेंडिकुलर कोई कूलम फोर्स अमल करेगी इन दो चार्जेस के परपेंडिकुलर, नो, कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी इनके परपेंडिकुलर। हाँ, अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस अगर इनके बीच में प्लेस कर दोगे तो वो अलग केस है, बट वो न्यूक्लियस आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो दो चार्जेस स्ट्रेट लाइन में आए पड़े हुए हैं। गॉट इट, ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चार्ज एक बड़ा सा पड़ा हुआ था, उस पॉजिटिव चार्ज की लाइंस क्या हो रही हैं, बाहर को निकल रही हैं। आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जो लाइंस निकलती हैं ना, वो बाहर की तरफ ऐसे फैलती हैं। क्या कुछ बातें समझ में आई, नहीं आई, मैं समझाता हूँ। आप लोगों ने देखा नियरर टू द चार्ज, चार्ज के करीब लाइंस क्लोज होती हैं, करीब करीब होती हैं। तो चार्ज के करीब अगर एक पॉइंट को मान लो यहाँ पे भी एक मैं पॉइंट को ले लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ई ए पॉइंट। ई क्यों बोल रहा हूँ, ए बोलूंगा ना अभी, सिर्फ ए, ए, ठीक है। उसको मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ ए बोलूंगा। ओके जी, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया जिसको मैं बोलूंगा ए पॉइंट, एक मैंने दूर जाके यहाँ पे पॉइंट ले लिया बी। अब मुझे बताओ, एक चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज को। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज यहाँ पे ज्यादा होगी ना, तो यहाँ पे ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे ई बी। तो भाई चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी और चार्ज के दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी बल्कि यहाँ पे पोटेंशियल भी कम होगा। तो वी ए पोटेंशियल ज्यादा होगा वी बी से, कि nearer to the charge electric field and potential are greater and farther to the charge electric field and potential are minimum। तो यहाँ पे मुझे बताओ कौन सी बात ठीक होगी, ए करीब है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए की ज्यादा होगी, और बी दूर चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
दोनों पे इक्वल कैसे होगी? इक्वल तो तब होनी थी ना, ए इधर है बी भी इधर है भाई, दोनों सेम सेम मतलब डिस्टेंस पे इक्वी डिस्टेंस होते हैं। और ये कम कब होना था? जब बी इधर है ए इधर है, तो ए की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर कम होनी थी और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होनी थी, फिर ई बी ग्रेटर देन ई ए होना था, ई ए होना था, या ई ए लेस देन ई बी होना था। लेकिन इट इज नॉट लाइक दिस, क्योंकि ए अब करीब है और बी दूर है, तो ई ए ज्यादा होगा क्योंकि ये चार्ज के करीब है। ओके जी, उसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जनाब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 माइक्रो कूलम चार्ज एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दुनिया जहान में हमारे पास क्या रिलेशन होता है? दैट इज V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। क्या ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है? बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो सिंपल से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो ना, के की जगह पे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यू की वैल्यू हमारे पास कितने हैं? 2 माइक्रो कूलम, तो कूलम के अंदर लिखेंगे ना क्योंकि वोल्ट में निकला हुआ है, माइक्रो वोल्ट में थोड़ी निकला हुआ है। तो इसको ऐसे यूनिट में करो, तो माइक्रो के अंदर 10⁻⁻⁶ होते हैं और नीचे आर, आर कितना? 1 मीटर। ये तो आसान हो गया, ये तो बात ही आसान हो गई। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कितना होता है? 9 2 = 18 मल्टीप्लाई बाई ये 10⁻+6 और +9 और -6 कितना बचा? प्लस का 3 बचा। ओके जी, तो ये कितना बन गया? 18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और ये क्या निकला? पोटेंशियल। तो सा यूनिट वोल्ट। लेकिन हमें तो ऐसा कोई नजर ही नहीं आया, तो एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, पॉइंट एंड पे पड़ा है, इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻, राइट से लेफ्ट आए हैं तो एक पॉइंट में इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो ये 10⁻³ से 10⁻4 होगा। अगर लेफ्ट टू राइट जाते तो एक हमारे पास पावर कम होनी थी, लेकिन राइट टू लेफ्ट जाएं तो पावर बढ़ती है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा? दैट विल बी बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर? ओके जी, उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अ टॉर्च इज रेटेड इतने वोल्ट इतना एम्पेयर, कैलकुलेट द चार्ज। सबसे पहले हमने चार्ज निकालना है Q, उसके बाद पासिंग थ्रू द बल्ब इन 1 सेकेंड एंड एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी भी निकालना है, एनर्जी को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि हमारे पास चार्ज कैसे निकलेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या आप लोग ये दो चीजें हम अलग से खोपचे में हम लोगों ने लिख ली। आई इज इक्वल टू क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट ना। तो यहां से चार्ज निकालना है, चार्ज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? दैट विल बी आई टी। तो यहां पे देखो करंट हमारे पास गिवन है बिल्कुल 0.25 एम्पेयर और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो चार्ज भी हमारे पास कितना निकल आया? 0.25 कूलम का निकल आया। लेकिन एक चीज सबसे पहले मैं कैंसिल करूंगा और वो ये है बी ऑप्शन, क्योंकि 2.5 कूलम तो नहीं निकला। बाकी ए सी और डी बिल्कुल ठीक होंगे। अब दूसरी चीज है एनर्जी। क्या पोटेंशियल चार्ज एनर्जी बिल्कुल V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा। W वर्क है विच इज इक्वल टू एनर्जी, तो Q V के इक्वल। तो यहाँ पे वर्क यही एनर्जी बनेगा। Q कितना चार्ज है? 0.25 और वोल्ट कितना था? 2.2। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 0.25 का मतलब 1/4 होता है ना, ऐसे ही है। और ये हमारे पास कितना बन गया? 2.2 डिवाइडेड बाई इसका पॉइंट खत्म करके 10 आ गया, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बना? दैट इज ऊपर बना 22 और नीचे बना 4 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसको आप कर सकते हो 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा, ऐसे। तो ये कितना बना? 11/20 बना, ऐसे 11/20। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करो तो 11 को अंदर रखो, 20 को बाहर निकालो। एक तो ये भी तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लो, यानी 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2.2। ये पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, चलो क्या याद करोगे? पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। 5 2 ज़ा 10, जीरो टेकन 1, 2 2 ज़ा 4 और एक 5 और 2 0 0 आ गया। उसके बाद 2 5 ज़ा 10, जीरो टेकन 1, 2 2 ज़ा 4 एक 5 2 0 0 आ गया। ये कितना बना? 0 5 5 0। अब इसका मुझे बताओ, इसका मुझे ये बताओ, सिंपल सी एक चीज ये बताओ कि इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं? 2, इसमें पॉइंट के बाद एक, 3 टोटल हैं। तो राइट से काउंट करो, 1 2 3। तो यहाँ पे तो ये बना 0.55 और ये क्या एनर्जी थी? तो इसका यूनिट जाउल, तो 0.55 जाउल। तो कहीं पे लिखा हुआ है 0.25 कूलम चार्ज, यानी चार्ज हमारे पास कितना निकला?
चार्ज हमारे पास निकला 0.25 कूलम। ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर लग रहा था, इसलिए आपको शॉर्टकट की तरफ लेके आ गया। तो ये हमारे पास कितना निकला, 0.55 जूल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर? क्या हमारे पास सी ऑप्शन ही बनेगा? यस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही मजे का ये क्वेश्चन है कि इस फिगर के मुताबिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है आर इक्विवेलेंस। मैं क्या काम करूंगा, इसको बारी बारी तोड़ना शुरू करते हैं। ये दोनों सीरीज में है, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो इस दोनों की जगह पे एक बड़ी सी रेजिस्टेंस क्या हमारे पास आ गई, 10 आ गई, 10 ओम। अब ये दोनों पैरेलल के अंदर हैं, तो पैरेलल के अंदर क्या हमारे पास बनेगा, पैरेलल में हमारे पास क्या बनेगा, पैरेलल में बनेगा आर अपॉन में एन। तो आर हमारे पास एक कितनी है, एक 10 है, और टोटल नंबर 2 है, क्योंकि ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो 10/2 कितना हो गया, 5 ओम। अब हम कहाँ तक पहुंच गए, अब हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है जो कि 10 ओम की है, एक ये 5 ओम की है, और इन दोनों की जगह पे हमारे पास एक क्या लगी, एक 5 ओम की ये लगी, क्योंकि इनको सॉल्व किया, 5 ओम, ये भी 5 ओम, और ये 10 ओम। तो भाई ये 5 और 5 ये दोनों सीरीज में है, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे एक 10 ओम की ये वाली, और इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास कितनी आ गई, एक 10 की। अब ये दोनों 10 पैरेलल में हैं, तो क्या करेंगे, R/N फार्मूला यूज़ करेंगे। R की वैल्यू 10/2, क्योंकि दो हैं, एक ये, तो 10/2 कितना आ गया, 5 ओम। तो एंड पे रेजिस्टेंस कितनी निकली, 5 ओम की। तो चुप करके अपना अल्फा ऑप्शन को लॉक करेंगे। मज़ा आया? बहुत इजी वे में, इसको आप लोग खपते रहते हो, पता नहीं कैसे कैसे करते हो। एक साइड से शुरू करो, इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन में द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाई, मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास इक्वेशन गिवन है, दैट इज 40 I कैप माइनस 18 K कैप। ओके जी। हाउ मच फ्लक्स पासिस थ्रू, हाउ मच मतलब फ्लक्स पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास एरिया कितना गिवन है, एरिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गॉट इट, ओके जी। अब मुझे ये बताओ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारे पास, जिसको हम 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 5 × 10⁻⁴मीटर स्क्वायर। गॉट इट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, दैट इज B.A। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो एक साइड पे B लिखना है। B की इक्वेशन क्या है, दैट इज 40 I कैप माइनस 18 K कैप। उसके बाद एरिया कितना, एरिया है 5 × 10⁻⁴। तो ये 5 I कैप, और आगे +0 J कैप +0 K कैप, या माइनस माइनस लिख लो, और आगे क्या है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। तो भैया ये तो आई वाला सिर्फ आई से मल्टीप्लाई होगा ना, सिर्फ आई वाला ही आई से मल्टीप्लाई होगा। क्यों भला, क्योंकि यहाँ पे आई वाला इस आई वाले से होगा, बाकी ये सारे जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, 40 × 5 कितना बनता है, 200। आई इंटू आई स्केयर बना, आई स्केयर तो आपको पता है 1 होता है, और साथ में मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ वो जो लास्ट पे था। तो भाई ऐसा तो कोई आंसर है ही नहीं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 100 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ एज इट इज, क्योंकि 100 × 2 तो 200 ही होगा ना। इससे फायदा क्या मिला, फायदा ये मिला, ये 2 का 2 एज इट इज, आगे जो 100 था इसको 10⁻² लिख लो, और आगे 10⁻⁴ एज इट इज। अब खुद जरा सोचो, मैं नहीं कर रहा, खुद सोचो। अब ये 2 एज इट इज आया, ठीक है, आगे मल्टीप्लाई बाई +2 और -4 कितना बनता है, -2 बनता है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, तो ये आंसर आया। तो ये अब देख लो कहाँ पे आंसर गिवन है, 2 × 10⁻⁻² वेबर, क्योंकि फ्लक्स निकाला है। तो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर? क्या तमाम बातें 100% क्लियर हुई हैं? आगे चलते हैं जी। ओके जी। उसके बाद यहाँ पे अब मुझे एक सिंपल सी बात समझ में आती है। उसने बोला हुआ क्या है, उसने ये बोला हुआ है कि दो पार्टिकल हैं ए और बी। ए पार्टिकल का ये रेडियस बन रहा है, बी का ये बन रहा है। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी पार्टिकल, मुझे एक सिंपल सी बात भाई ये पता है कि जो रेडियस होते हैं, ये रेडियाई बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोमेंटम के। यानी रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं mv के। तो जिसका मैथ ज़्यादा होगा, जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, जिसका मोमेंटम ज़्यादा उसका रेडियस भी ज़्यादा। तो क्या ए वाले का रेडियस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ए वाले का एम वी ज़्यादा होगा। यानी MAVA ज़्यादा होगा किसकी निस्बत, इस बी वाले के मैस, और यानी बी वाले के मैस और वेलोसिटी से। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, MAVA विल बी ग्रेटर देन MBVP।
गॉट इट, समझ में आई बात? क्योंकि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। तो जितना बड़ा रेडियस, एक ये है और एक ये है, मुझे बताओ ये ए वाला है ये बी वाला है, तो इससे आपको क्या पता चला? इसका रेडियस बड़ा है तो इसका मतलब है इसका मास भी ज्यादा होगा, वेलोसिटी भी ज्यादा, और इसका मास भी कम होगा, वेलोसिटी भी कम। तो लिखेंगे कैसे? एम ए वी ए ग्रेटर देन एम बी वी बी, या एक ये भी तरीका होता है कि एम बी वी बी इज लेस देन एम ए वी ए। गॉट इट? लेकिन लेस वाला तो कोई नहीं लिखा हुआ था, लेस वाला ए को बना दिया था, जबकि बी वाला लेस होना चाहिए था ना, ए वाला तो ग्रेटर होना चाहिए था। सो दैट इज वाई वी चूज अल्फा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ अ मैग्नेट विद इट साउथ पोल अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, द करंट इन, अब वो पूछ रहा है करंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। इसके लिए एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये देखो, जब हमारे पास सर्किट क्या होगा, जब हमारे पास सर्किट क्लोज होगा तब करंट की वैल्यू पास करती है। अगर आप एक मैग्नेट को ऐसे किसी रिंग के करीब लेके आओ, अगर आप उसका नॉर्थ पोल रिंग के करीब लेके आओगे ना, तो इस रिंग में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा होगी। अगर आप इसका साउथ पोल करीब लेके आओगे तो अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल इसमें क्लॉकवाइज करंट पैदा होगी। तो मैग्नेट का साउथ पोल लेके आए तो करंट किस डायरेक्शन में होगी? करंट होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी क्लॉकवाइज। यानी हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन बनेगी, करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या बनेगी? दैट विल बी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बनेगी। और हमारे पास ये क्या होगा? लेस देन जी। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज 50 एंड 200 टर्न्स रिस्पेक्टिवली व्हेन प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट बैटरी, सेकेंडरी वोल्टेज विल बी। तो सेकेंडरी का आप लोगों ने वोल्टेज निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि ये बैटरी 9 वोल्ट की आपने डीसी करंट दिया है ट्रांसफार्मर को, तो ट्रांसफार्मर तो डीसी पे ऑपरेट ही नहीं करता है, तो इसलिए उसमें करंट कितनी हो जाएगी? ट्रांसफार्मर में जीरो हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ, ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है वो ट्रांसफॉर्मर किस पे ऑपरेट करता है? सिर्फ एसी पे, डीसी पे ऑपरेट नहीं करता। तो जबकि ये 9 वोल्ट डीसी का था, इसलिए हमारे पास कितना सेकेंडरी का वोल्टेज होगा? जीरो, क्योंकि ये ऑपरेट ही नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच क्वांटिटी इंक्रीज इन स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में करंट इंक्रीज होता है, याद रख लो, स्टेप डाउन में करंट इंक्रीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ मेटल रॉड, a metal rod of length 10 centimeter is moving at a speed of इतना in a direction perpendicular to ये, तो find the EMF। आप लोगों ने EMF निकालने, तो सिंपल सी बात है, EMF will be VBL sin of theta। तो यहाँ पे वो क्या मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर, वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो VBL sin of 90 डिग्री। क्योंकि ये जो एंगल होता है थीटा एंगल, दैट इज इन बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है। तो ई की वैल्यू आ गई VBL, बिल्कुल मैक्सिमम आ गया EMF। अब इसमें वैल्यूज को पुट करो, वेलोसिटी कितनी है? 0.5, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.20, और उसके बाद लेंथ कितनी है? दैट इज 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1। तो 0.1 इंटू 0.5 इंटू 0.20, हमारे पास आंसर कितना निकलेगा? 1। कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। दैट इज एक्चुअली इज इक्वल टू 0.5, इसका पॉइंट खत्म किया 10 आया, मल्टीप्लाई बाई 0.20 मल्टीप्लाई बाई 0.1, इसके नीचे 2 जीरो आए, इसके नीचे 1 जीरो आया। गॉट इट? तो EMF बेसिकली 5 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई, हमारे पास 1 के साथ 1 जीरो, दो ये और एक ये आ गया, 1 जीरो जीरो से कैंसिल हो गई, 5 टूज हमारे पास कितना होता है? 10 होता है, और पीछे हमारे पास कितना बचा? 1000, 1 जीरो जीरो से कैंसिल, तो ये हमारे पास बन गया 1/100। तो ये कितना बना? 0.01, 0.01, 0.01 को क्या लिख सकते हैं? एक दो, दो डिजिट में इसके आगे गया, तो 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 फ्रेज, लेफ्ट टू राइट आया हूँ, 1 2 स्टेप्स चला हूँ तो -2 और साथ वोल्ट आएगा। तो ये कहाँ पे गिवन है? दैट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द इंस्टेंटेनियस करंट इज, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है। वो कह रहा है कि वो आप लोगों ने इफ द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट ये गिवन है, तो आपने आर एम एस निकालना। तो ये कोई पूछने वाली बात है। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन में स्केयर रूट टू। एक मेरी बात लिख लो, जो स्केयर रूट टू होता है ये इक्वल होता है 1.41 के, और 1 अपॉन स्केयर रूट टू होता है 0.7 के, 0.707 के। तो भैया यहाँ पे आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू, इसको कंपेयर करो, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी निकल आई, 2 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट टू। आपको पता ही है इस 2 की जगह पे स्केयर रूट टू इंटू स्केयर रूट टू लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है भैया। इस ऊपर वाले 2 की जगह पे स्केयर रूट टू मल्टीप्लाई बाई स्केयर रूट टू लिखा जा सकता है बिल्कुल। और नीचे एज इट इज, क्योंकि 2 इंटू 2 ये क्या बनेगा, दैट विल बी स्केयर रूट टू का स्केयर, और स्केयर स्केयर रूट से कट के वही 2 आ जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ, एक एक से कटा तो पीछे क्या बचा, स्केयर रूट टू। स्केयर रूट टू कहीं पे लिखा हुआ है, यस दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। स्केयर रूट टू और साथ एम्पेयर आएगा ना, क्योंकि करंट निकाली है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीक वैल्यू ऑफ ए सी इज इतनी। पीक वैल्यू यानी आई नॉट की वैल्यू है 2 इंटू स्केयर रूट 2। आप लोगों ने निकालने क्या है, आप लोगों ने अपेरेंट वैल्यू, अपेरेंट वैल्यू मतलब आई आर एम एस, रूट मीन स्केयर वैल्यू को निकालना है। एज वी नो रूट मीन स्केयर वैल्यू इज आई नॉट अपॉन में स्केयर रूट 2। तो यहाँ पे देखो आई नॉट की वैल्यू 2 इंटू स्केयर रूट 2 और नीचे स्केयर रूट 2, तो ये स्केयर रूट टू से कैंसिल हुआ। तो आई आर एम एस की वैल्यू आ गई 2 एम्पेयर। तो ये कहीं पे गिवन है, यस गिवन है ना। ये कहाँ पे गिवन है, ये देखो, ये हमारे पास गिवन है 2 ampere is in beta option. So beta option is the right option. Everybody is clear? Beta option is right option. वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द सेम ऑल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू इन टू सर्किट्स ए एंड बी। इफ द सर्किट ए कॉन्टेन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है, बी में इंडक्टर है। यानी मान लो कि दो सर्किट है हमारे पास, दो सर्किट है, एक ये वाला सर्किट है और एक ये वाला सर्किट है। ए वाला है, ये बी वाला है। ए वाला बेसिकली किस पे कॉन्सिस्ट करता है, कैपेसिटर के अंदर, और बी वाला इंडक्टर। आपको पता ही है कैपेसिटर की रिएक्टेंस एक्स सी होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, जो कि होती है 1/2 पाई एफ सी। यानी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करने से रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कम होती है, और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर होती है ओमेगा एल, जो कि 2 पाई एफ एल के इक्वल होती है। यानी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करने से रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ज़्यादा होती है। लेकिन अगर करंट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कम होती है लेकिन करंट ज़्यादा होती है। और इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ज़्यादा होती है लेकिन करंट कम होती है। तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी क्या की गई, इंक्रीज की गई, तो करंट क्या होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कम होगी और करंट ज़्यादा होगा, और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ज़्यादा होगी लेकिन करंट कम होगा। तो आप देख लो, ए के अंदर कैपेसिटर था तो उसकी करंट बढ़ेगी, तो ए का करंट इंक्रीज होगा और बी का करंट कम होगा। इज दैट क्लियर। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इतनी है, वर्क फंक्शन इज इतना, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी की बात हो रही है। आपको पता ही है आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी थी उस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी होती है वो दो काम करती है, एक तो वर्क फंक्शन करेगी और एक उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाइव प्लस जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ई वी नॉट उसको कह सकते हैं। तो ये ई वी नॉट हम लोगों ने ये वी नॉट निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे, ई माइनस ये वर्क फंक्शन माइनस हुआ तो ये इक्वल आ गया ई वी नॉट के, ऐसे ही है। हमने निकालना क्या था, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट किसके इक्वल आ गया, ई माइनस फाइव अपॉन में ई। तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, ई हमारे पास देखो एनर्जी कितनी है 7.2, तो 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन हमारे पास कितना है, दैट इज 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे ई आ गया। तो वी नॉट हमारे पास कितना निकला, तो ये 7.2 माइनस 3.8, इधर भी करके देख लो, वैसे 3.4 बनता है। तो 3.8, तो 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 3 गया तो 3, तो कितना बचा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई ई से कैंसिल हुआ तो पीछे वी बचा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3.4 वोल्ट। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर।
क्या आपको तमाम चीज़ें क्लियर हुई? ओके जी। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है लास्ट पे कि कॉम्पटन शिफ्ट बतानी है एंगल 60 डिग्री पे। आपको पता ही है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कोसाइन ऑफ थीटा फंक्शन, ऐसे ही है। आपको पता ही है मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट होती है 180 डिग्री पे, जो कि टू टाइम ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट है। यानी अगर थीटा 180 डिग्रीज होगा तो फिर कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होती है जो टू टाइम ऑफ एच अपॉन एम नॉट सी है। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे तो कॉज ऑफ जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, तो ये हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट होगी ही नहीं। और अगर थीटा इक्वल टू 90 लेंगे तो फिर कॉम्पटन शिफ्ट विल बी इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ। गॉट इट? ये सारे केसेस है, बट यहाँ पे ना तो 90 है, ना जीरो, ना 180, यहाँ पे तो 60 है। तो 60 के लिए देख लेते हैं हाफ बन जाएगी कैसे। एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉज ऑफ 60 डिग्री। कॉज ऑफ 61/2 होता है। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस वन अपॉन टू। पूरे में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा ना। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू हाफ एच अपॉन एम नॉट सी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन टू एम नॉट सी। इज दैट क्लियर? सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर? उसके बाद हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन आता है कि द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज। लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास किसके इक्वल होगी? याद रखो, जो मैक्सिमम लैम्डा हम निकालते हैं ना लाइमन का, वो निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू, वो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन पी स्केयर डिवाइडेड बाई रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू एन स्केयर माइनस पी स्केयर। लेकिन यहाँ पे अगर लाइमन की बात की जाए मैक्सिमम में, तो वहाँ पे पी वन पुट करेंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ तभी होगा ना जब थोड़ा ट्रांजिशन हो, यानी वन से लेके टू तक ट्रांजिशन होगा। तो एनर्जी क्या होगी? कम से कम, और वेवलेंथ उतनी ज़्यादा। तो उसने मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है तो ट्रांजिशन कम से कम लेंगे कि पी वन लेंगे और एन टू लेंगे। अगर वो कहता मिनिमम वेवलेंथ तो फिर एन की वैल्यू हम लोगों ने इन्फिनिटी लेनी थी और पी की वैल्यू वन लेनी थी। फिर हमारे पास क्या होना था? लैम्डा मिनिमम होना था। लेकिन उसने लैम्डा मैक्सिमम बोला है, तो लैम्डा मैक्सिमम कब होगा? जब हमारे पास कम ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, लैम्डा मैक्सिमम विल बी एन पी। एन की वैल्यू कितनी है? टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एच इन टू एन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, माइनस पी वन का स्क्वायर वन ही आ गया। तो ये कितना बना? दैट इज फोर अपॉन में फोर माइनस वन थ्री आर एच। तो ये देख लो फोर बाई थ्री आर एच कहाँ पे लिखा हुआ है? दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन, फोर बाई थ्री आर एच। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास एक फाइनल क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। चेक करते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन एक्साइटेड स्टेट एन इक्वल टू 10, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस निकाली जाती हैं, याद रखो। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं वो निकाली जाती हैं एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में टू। तो यहाँ पे कितना? एन की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू टेन माइनस वन अपॉन में टू। टू फाइव ज़ा, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 5 इंटू नाइन। 10 - 1 9 होता है, तो 9 इंटू फाइव कितना होता है? दैट इज 45। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितनी आ गई? दोज आर 45। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ओके जी। उसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल, एक और क्वेश्चन हमारे पास बचता है अभी। तो वो ये क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 डेज। इनिशियल मास ऑफ रेडॉन इतना है, देन द मास ऑफ रिमेनिंग अनडिकेड। तो अनडिके हमारे पास निकालने का तरीका क्या होता है? याद रखो, जो हमारे पास अनडिकेड एटम है उसको निकालने का तरीका होता है एन नॉट अपॉन टू रेज टू पावर एन। तो एन नॉट टोटल हमारे पास कितना रह गया हुआ है? 150 मिलीग्राम। अब टू इंटू एन, अब एन, ये स्मॉल एन कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं टोटल टाइम, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। तो देखो एन इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है? टोटल 38 डेज है, डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ उसकी कितनी है? 3.8 है। तो ये इसका बटे का बटा ऊपर गया, जीरो ऊपर लग गई ना। तो 38 टेन ज़ा 380, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10 आ गई। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम टू एन, एन की जगह पे 10 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल कितना बन गया? दैट विल बी 150 डिवाइडेड बाई टू रेज टू पावर 10 कितना होता है? 1024 होता है, 1024। तो 150/1024 कितना हमारे पास बना? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.15। सो राइट ऑप्शन विल बी 0.15 मिलीग्राम। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर?
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये है, ये एक्चुअल लास्ट है। रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर, याद रखो जो रेजिस्टेंस है ना, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ के पे ऊपर भी, एरिया पे भी। जबकि जो रेजिस्टिविटी होती है ये क्या होती है, ये नेचर ऑफ मटेरियल होती है। ये नेचर ऑफ मटेरियल को बताती है, नेचर ऑफ मटेरियल को बताती है। और ये डिपेंड भी करती है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है, या रेजिस्टिविटी चेंज होती है टेम्परेचर को चेंज करने से। ठीक है, इन दो चीज़ों से चेंज होती है। तो क्या लेंथ पे डिपेंड करती है? नहीं। एरिया पे करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे करती है? यस, ऑल ऑफ दीज नहीं बनेगा, नेचर ऑफ मटेरियल बनेगा। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सारे का सारा एफ एल पी फिजिक्स का, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया अपना एफ एल पी नंबर 1। और आज की हमारे पास जो डेट थी, एज पर प्रॉमिस, हम लोगों ने 16 अक्टूबर 2025 आज अभी हमारी क्लास को वाइंड अप कर दिया। अब आप लोगों ने इसको रात को बैठ के दोबारा भी सुन लेना है, एक दफ़ा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। एंड मेक श्योर कि आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हो तो अपने एम डी कैट के मार्क्स, अपने एम डी कैट के रिव्यूज़ इस नंबर पे शेयर करने हैं। याद रखो, आप लोगों ने इससे डिसर्ट होके नहीं आना है। अगर कोई एक आधा पार्ट गलत भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो परेशान इससे नहीं होना है। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करो, हम आपकी बेस्ट वे में कैरियर काउंसलिंग करेंगे। बेस्ट वे में आप लोगों की कैरियर काउंसलिंग करेंगे। इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। इस नंबर को अभी नोट कर लो। और एक मज़े की बात बताऊं, आप लोगों को अभी स्प्रिंग एडमिशन में भी ले सकते हो, कॉम सेट्स वगैरह यूटी वगैरह के अंदर, विदाउट एड मैथ। एमडी कैट दो, तगड़ा से एमडी कैट दो, ठीक है, अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल स्कोर मैक्सिमम 170 प्लस का स्कोर निकाल के आना है। इस नंबर पे शेयर करना है, टॉपर बनना है इंशाल्लाह। टॉपर बनो, आपको एक रिवॉर्ड भी देंगे ना। टॉपर तो बनो पहले, ठीक है, अच्छे खासे नंबर निकाल लें। मे अल्लाह बी प्लीज विद ऑल ऑफ यू। अल्लाह आप सबके साथ बहुत इंशाल्लाह आसानी वाला मामला पेश करेगा आपके एमडी कैट में। तैमूर हसन को दें इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।